न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को कोर्ट ने 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल सीबीआई ने यादव सिंह को किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जारी रहेगा मैनेजमेंट कोटा। दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर बरसे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा 2017 में उखाड़ फेंकूंगा बाप बेटे की सरकार। मेरे कारण बंद होगी उनकी नाटक कंपनी। मोदी पर भी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। संसद के बजट सत्र की तारीखें तय हुई। 25 फरवरी को रेल और 29 फरवरी को आम बजट पेश होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 23 फरवरी को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने तंजानियाई लड़की के साथ हुई घटना की निंदा की। कहा हम अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाएंगे सभी कदम। दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। और दिल्ली के रियान इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल संध्या साबू समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। कुछ ही देर बाद सभी को थाने से मिली जमानत। शनिवार को स्कूल के वाटर टैंक में गिरने से हुई थी दिव्यांश नाम के बच्चे की मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। बेंगलुरु की सड़कों पर एक विदेशी युवती के साथ जो कुछ हुआ वो काफी डरावना है। इसे आप भीड़ की बेकाबू मानसिकता कह सकते हैं, या फिर हद से ज्यादा गुस्सा, या फिर मध्ययुगीन बर्बरता। अफ्रीकी देश तंजानिया की उस असहाय लड़की के साथ हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरेआम करीब 200 से 300 लोगों की भीड़ तंजानिया की लड़की को कार से खींचकर बाहर निकालती है और कार को आग के हवाले कर देती है। कथित तौर पर उस लड़की के कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करके परेड करवाई जाती है। बकौल उस लड़की के भीड़ उसे लगातार मारती है। जान बचाने के लिए युवती जब भागकर एक बस में चढ़ती है तो ड्राइवर बस को आगे नहीं बढ़ाता है। बाकी पैसेंजर उसे धक्का देकर बाहर कर देते हैं। किसी तरह नजदीक की दुकान में शरण लेकर वो तंजानियाई लड़की अपनी जान बचाती है। यही नहीं, जब एक शख्स ने उस युवती को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई की गई। सबसे जरूरी बात तो यह है कि वो लड़की बेकसूर थी। दरअसल भीड़ के गुस्से का कारण तो कुछ और था। एक सूडानी नागरिक की गाड़ी की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई थी। तंजानियाई लड़की उस रास्ते से गुजर रही थी और भीड़ के हत्थे चढ़ गई। उसके बाद भीड़ ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। भीड़ ने एक बेकसूर लड़की पर अपना सारा गुस्सा निकाल लिया। यह कैसा इंसाफ है हमारे देश में, समझ में नहीं आता। हम पहले भी बहुत सारी खबरें देखते हैं। अगर उस लड़की ने कोई गुनाह किया भी होता तो क्या किसी को इस तरह से सरेआम सजा देने का अधिकार है? सवाल है कि आखिर बेंगलुरु की सड़कों पर जब यह सब कुछ हो रहा था तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अब इस मामले में, जैसा कि हर बार और हर मामले में होता है, राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे नस्ली हिंसा बता रहे हैं। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। पूरे मसले पर आज हम प्राइम एजेंडा में बातचीत करेंगे। हम वो मुल्क हैं जो अतिथि देवो भव की परंपरा को लेकर आते हैं। हम उसके वाहक हैं पूरी दुनिया में। हम बड़ी शान से, बड़े गौरव के साथ ये कहते हैं।
जैसे जैसे टेलीविजन का प्रचार थोड़ा बढ़ा है, हमने बाकायदा बड़े बड़े सितारों के साथ बड़े बड़े विज्ञापन भी अतिथि देवो भव को लेकर बनाए हैं। चूंकि दौर आधुनिकता का है और पैसा उसका एक सच है, लिहाजा हमने इस एक टैगलाइन से अपने देश में पर्यटन यानी टूरिज्म की संभावनाओं पर भी बड़ा जोर दिया है। लेकिन बेंगलुरु में जो कुछ हुआ, क्या वो दूसरी तस्वीर नहीं दिखाता है? क्या वो ये नहीं बताता है कि हम कितना ही प्रचार कर लें, असल में हमारे दिलों में जो है वो बेंगलुरु की सड़कों पर दिखा? दो खास मेहमान हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित, वरिष्ठ और बहुत ही तजुर्बेकार महिला पत्रकार सरोज नागी आज स्टूडियो में है। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष यहां रखेंगे। सबसे पहले सरोज जी, हम एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, कैसे देखें हम इस घटना को? ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, अक्सर हम बंगाल से, बिहार से कुछ इस तरह की खबरों को देखते हैं जहां भीड़ का वहशीपन सामने आता है, जहां भीड़ अपने अर्थों में इंसाफ कर देती है। लेकिन हम तो अतिथि देवो भव वाले देश हैं। बेंगलुरु कोई उड़ीसा या बिहार का सुदूर इलाका नहीं है जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हों, है ना, जहां हम समाज के तौर पर एक दलील दे सकते हो कि साहब पिछड़ा समाज है। आईटी हब हम बेंगलुरु को कहते हैं। वहां एक विदेशी लड़की के साथ ऐसा हो जाए, क्या यह हमें शर्मसार नहीं करता? बिल्कुल, हमारा सर तो शर्म से झुक जाता है क्योंकि जो देश गांधी और बुद्ध के नाम से बाहर जाना जाता है, वहाँ पे अब हिंसा की झलक नज़र आती है। और सबसे जो अजीब बात लगती है कि बेंगलोर, जिसको हम लोग मेट्रो सिटी बोलते हैं, वहाँ पे बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले नॉर्थ ईस्ट हमारे अपने देश के बच्चे जो वहाँ पढ़ते थे, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी हुई, यहाँ तक कि लगभग 25,000 लोग वहाँ से भाग उठे थे। और इस तरह के घटना जो इस रविवार को हुई, ऐसे भी पहले हो चुकी हैं बेंगलोर में। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। रविवार की घटना में है वो 3-4 सवाल तो सीधे साधे उठ जाते हैं। एक तो जो लड़का गाड़ी चला रहा था, जिससे एक महिला की मौत हुई, वहाँ पे यदि भीड़ जो है एक उग्र हो जाती है इस तरह की घटनाओं को देख के। लेकिन ये महिला जिसके साथ इस तरह का हुआ, वो तो दूसरी गाड़ी में थी और वो लगभग 30 मिनट बाद वो गाड़ी वहां पहुंची। वहां पे यदि क्योंकि उसका चमड़ा काला था, काली थी वो, इसलिए गाड़ी से खींच के निकाली गई, मारपीट हुई उसके साथ, उसको जैसे परेड किया गया, कपड़े उसके फाड़ दिए गए। वहां पे फिर झलक आता है कि नस्लवाद का झलक आता है। तीसरी चीज है कि महिला थी, और वो चीज भी लोगों के ध्यान में नहीं आया कि आपके हाथ में कानून आप खुद नहीं ले सकते। तो इससे ये संदेश मिलता है कि बेंगलोर में यदि इस तरह की इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, तो वहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक तरह अपना काम नहीं कर रहा, उसमें ढील है। इसीलिए लोग इस तरह सड़क पे उतर आते हैं और ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं। अभी भी 5 अरेस्ट हुए, 5 दिन हो गए इस घटना को, आज 5वां दिन है, आज चौथा दिन है, तो 5 अरेस्ट फिलहाल हुए। इसके बाद की कार्यवाही क्या होगी वो देखने लायक बात है। लेकिन जो घटना इस तंजीनियन जो लड़की थी उसके साथ हुआ, इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम भी है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के अंदर की घटना नहीं बचती, ये सारे भारत के संबंध जो दूसरे देश के साथ हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है। इसी तरह जब दिल्ली में हुआ था, नाइजीरियन इलाके में जब रेड पड़ी थी आधी रात को आम आदमी सरकार की, तो फिर विदेश मंत्रालय को क्या क्या नहीं करना पड़ा था बाकी अफ्रीका देश को समझाने के लिए कि भारत में ये यदि इस तरह की घटना हुई तो ये आम घटना नहीं है, इसको सख्ती से हम लोग लेंगे। और उसी दौरान इंडो अफ्रीका समिट होने की भी बात थी, जब बहुत सारे अफ्रीका के देश के नेता आने वाले थे। अभी भी यही है कि आपने देखा पहला टेलीफोन कॉल जो गया वो सुषमा स्वराज की तरफ से गया, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि ये तांजानिया के लड़की के साथ ये होता है तो हमारे रिश्ते तांजानिया के साथ बिगड़ सकते हैं।
जाहिर है। और ये भी है कि इसका असर यदि तांजानिया पे पड़ता है, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि लगभग 50,000 भारतीय तांजानिया में रहते हैं। पूरे अफ्रीका में लगभग 28 लाख लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ भारतीय मूल के निवासी हैं। तो यदि आपके देश में दूसरे देश के जो भी लोग हैं उन पे आप कुछ करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके अपने भाई बहन जो दूसरे देश में हैं, भारत के बाहर हैं, उन पे भी कुछ हो सकता है यदि वहाँ की भीड़ इस तरह की उग्र हो जाती है जैसे कि बंगलुरु में हुआ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक घटना के मात्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और जो दुख की बात है कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उसके वस्त्र नहीं फाड़े गए और ये इसमें नस्लवाद का कोई बात नहीं है, नस्लवाद जैसी कोई बात नहीं है जी। ये सिर्फ भीड़ ने जो अटैक किया, बस वही भीड़ तक ही उन्होंने, भीड़ का जो उग्र रूप है बस उसी तक उन्होंने सीमित रखा है। तो मेरे ख्याल से अपना सिर आप जमीन के अंदर रख के चीज़ों को नहीं देख सकते। आप यदि हुआ है तो उसको आप ठीक से सॉल्व कीजिए और उसको ठीक से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको दंडित कीजिए, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। और जो सरकारी जुमले हर घटना पर हर एक प्रदेश में कमोवेश होते हैं कि हमने टीम बनाई है, हम जांच कर रहे हैं और कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सुर, ये शब्द कर्नाटक की सरकार से भी हमें सुनाई दिए हैं। और भी तमाम तरह के विरोधाभास हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक लड़की जिसका उस एक्सीडेंट, उस घटना से कुछ लेना देना नहीं, वो वहां से सिर्फ गुजर रही थी, उसका गुनाह सिर्फ इतना था, उसे पकड़ने की कोशिश होती है। सुनीता जी ने, सरोज जी ने सारी चीजें बताई। फिर वो बचने की कोशिश करती है। एक बस में वो चढ़ती है, बस का ड्राइवर बस को रोक देता है, उसे उतार देता है। एक दुकान में वो शरण लेने की कोशिश करती है, जो शख्स उसको शरण देता है उसे भी मारा जाता है, उसके साथ भी मारपीट होती है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या इंटेंसिटी, किस तरह की उग्रता रही होगी, किस तरह का पागलपन रहा होगा। और शायद उस वक्त जो भीड़ का हिस्सा होंगे वो ये सोच भी नहीं रहे होंगे, सरोज जी जिस चीज का इशारा कर रहे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे हमारी मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं और हमारी विदेश मंत्री को कैसे सफाई देनी पड़ती है। हालांकि बाकायदा ट्वीट करके सुषमा स्वराज ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अब जरा हम रोहन जी आपके पास आते हैं। सर, सरकार आपकी पार्टी की वहां चल रही है, दो चीजों का जिक्र तो कर दिया, विरोधाभास बहुत सारे आ गए, नस्ली घटना आप इसको मान नहीं रहे हैं, रेपुटेशन लगातार हो रहा है ऐसी घटनाओं का। बेंगलुरु जैसे शहर में जो आईटी हब है, प्रदेश की राजधानी है, आपको नहीं लगता कि इससे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारी छवि खराब होती ही होती है, लेकिन आपकी सरकार की भी छवि खराब हो रही है? देखिए, अभी सरोज जी ने अपनी बात रखी कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, जो कांग्रेस पार्टी ने भी इमीडिएटली अपना एक स्टेटमेंट देके कि ये घटना निंदनीय है। सीएम ने भी आके बताया कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार होंगे, कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। 5 लोगों को आज 10 लोगों को शाम तक गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरा प्रयास है कि इसको एक राजनीति से जोड़े जाने की बात है, ये निंदनीय है, उसमें कोई प्रकार की शंका नहीं है, कोई और बात करने का मतलब नहीं है। इस प्रकार की घटना बेंगलोर जैसे सिटी में नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आपने बताया कि सारी चीजों का मिक्सचर है, एक मॉब मेंटालिटी भी कहीं देखी जा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी वहां पे विफलता है। पर कहने का मतलब है कि आप जो सरोज जी ने बताया कि एक स्टेट पे इसको लिमिट करना, आज मैं गुजरात से हूं, मुझे मालूम है एक नेपाली परिवार का 5 लोगों का वहां पे जिंदा राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपने आप को जला लिया। यही घटना कांगो के स्टूडेंट्स के साथ भी हुई है, हरियाणा में भी हुई है। कहने का मतलब है पूरे देश में कहीं पे भी ये हो, ये नहीं होना चाहिए और इसके प्रति कोई प्रकार का टॉलरेंस नहीं होना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नस्ली भेदभाव हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इस प्रकार की चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। लेकिन सर, थोड़ा दुर्भाग्य की बात यह है रोहन जी कि आपके जो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो तो इसे इस एंगल से देख ही नहीं रहे।
वो तो सिर्फ इसे भीड़ तक ही सीमित करके छोड़ दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिस गंभीरता से आप यहां बयान दे रहे हैं या आप जिस गंभीरता से इस मसले को समझ रहे हैं, सरकार या सरकार के बाकी नुमाइंदे नहीं समझ रहे हैं। बेंगलुरु चिंता का विषय इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है अगर गुड़गांव में ये घटनाएं बार बार होती हैं तो हम वहां की खट्टर सरकार को, वहां के पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी तरह से आईटी हब बेंगलुरु में अगर घटनाओं का रिपीटेशन होगा तो आपकी सरकार वहां कटघरे में खड़ी होगी। क्यों आपके होम मिनिस्टर इतना हल्के में इस तरह के मामलों को ले रहे हैं, बावजूद इसके कि घटनाएं रिपीट हो रही हैं? देखिए, कहीं पे भी उन्होंने इसको हल्के में नहीं लिया है। उन्होंने अपना प्रतिभाव दिया कि भी ये नस्ली हिंसा का वो मुद्दा नहीं है। कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि ये घटना निंदनीय है। अगर वो लड़की शरण लेने के लिए एक बस में चढ़ती है, बस वाला बस रोक कर बैठ जाता है, कायदे से तय होना चाहिए कि अगर एक लड़की के पीछे कुछ लोग दौड़ रहे हैं तो उस बस को और तेजी से भगा के उसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए थी। वो बस रोक देता है, लड़की को उतार दिया जाता है, फिर वो एक दुकान में शरण लेने की कोशिश करती है तो उस व्यक्ति को पीटा जाता है। तो ये और क्या है? नहीं, फिर भी अगर ये घटना जो हुई, आप भी जो चीज बोल रहे हैं उससे हम ये नहीं बोल सकते कि ये भी नस्ली जो चीज है ये उसका उदाहरण है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, ये घटना गंभीर घटना है, चाहे वो मॉब मेंटालिटी हो या कुछ भी हो, उसका इसके पीछे का कारण कुछ भी हो, पर ये निंदनीय है। जो आपने बताया कि हमारे जो मिनिस्टर है, कहीं पे भी उनके प्रतिभाव में या सीएम के प्रतिभाव में ये घटना सीरियस नहीं है या उसके ऊपर एक्शन कहीं पे भी वो बात नहीं की गई। नहीं रोहन जी, पुनरावृत्ति तो है ना, पहले भी बेंगलुरु में घटनाएं हुई, आपने कौन सा ऐसा एक बेंचमार्क सेट किया जिससे ये खौफ होता भीड़ में या उस तरह के आपराधिक तत्वों में कि वो आगे इस तरह की घटना को करने से डरते? निंदा तो आप करते हैं एक पार्टी होने के नाते, वहां सरकार चलाने के नाते, लेकिन सवाल ही कि जब आप सरकार में हैं तो आपको ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि ऐसी घटना हुई, पिछली बार हुई थी तो हमने ये ट्रेंड सेट किया, अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता। दिक्कत तो यही है कि महिलाओं के प्रति खास तौर से जब इस तरह के अपराध होते हैं तो हमारी सरकार या सरकारें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती जिससे कोई ट्रेंड सेट हो कि नहीं अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जिसका फायदा फिर आगे दूसरे लोग उठाते हैं। नहीं, इस बार आप देखेंगे जिस प्रकार से सरकार इस घटना के लिए काफी गंभीर है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफी सीरियस कदम उठाए जाएंगे कि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटना है। तो क्या अब तक इस तरह की घटनाओं के होने का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अब उठाए जाएंगे? मतलब आप जैसे मैंने आपको काफी उदाहरण दिए कि पूरे देश में जहां जहां पे भी ये हुआ है, मैं इसको कोई कारण से कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते किसी को कोई जायज नहीं ठहरा सकता। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। लेकिन आज सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हम कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता से बात कर रहे हैं जिस पार्टी की सरकार कर्नाटका में चल रही है। हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां सरकार बैठती है। वहां भी अगर यह स्थिति है कि अगर यह सिलसिला चले कि भीड़ एक लड़की का पीछा करे, उसे बस से उतार दिया जाए, उस व्यक्ति को पीटा जाए जो उसे शरण देता है, तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जो जाहिलपन है वो कहां तक पहुंच गया है। और आप सिर्फ निंदा करने की बात कर रहे हैं। नहीं, निंदा सिर्फ नहीं हुई, आज भी एक्शन हुए, आज भी 10 अरेस्ट हुए और यह घटना काफी गंभीर है। इसीलिए आज ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट देके, सीएम ने स्टेटमेंट दिया है, राहुल जी ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटना का पुनरावर्तन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं हो, वो सुनिश्चित किया जाए। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि होम मिनिस्टर ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस लड़की का नाम लिया और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने नाम क्यों लिया? क्योंकि ये कभी नहीं होता कि जिस लड़की के साथ ऐसा किया जाए उसका आप नाम लेके तो उसके नाम का खुलासा करें। हालांकि होम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये सब तो फैक्ट्स है, सबको पता है, लेकिन आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम उसका नाम, वो तो मतलब नाम लिया गया, ठीक है, एफआईआर में लिया गया, कंप्लेंट में लिया गया, पर एक होम मिनिस्टर एक सेंसिटिविटी नहीं दिखाते हैं और उसका नाम ले लेते हैं तो वो तो पूरे जहान को अब पता चल गया कि वो लड़की कौन थी। उसके लिए तो बेंगलोर में रहना एक तरह से मुश्किल हो गया। लेकिन मैं उस लड़की की दाद देती हूँ जो इस ये स्टेटमेंट उसने दिया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। कोई और होता तो घबरा के निकल भी जाता। और तांजानिया के जो एम्बेसडर है, उनका जो यहाँ पे प्रतिनिधि है, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि क्योंकि ऐसी घटना हुई है, हम ये नहीं मानते कि भारत में नस्लवाद के प्रति उनका एक
उनका रवैया खराब है। ये तो उनका बड़प्पन हो गया, उनका बड़प्पन हो गया, हमारा बड़प्पन तो नहीं दिखाना है इसमें। बिल्कुल आते हैं हम सरोज जी, वापस आते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 मसले जुड़े हुए हैं। नस्लीय मसला तो ये है ही, जिसको कांग्रेस पार्टी मानने से इनकार कर रही है। अतिथि देवो भव का क्या होगा, हम तो इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, उसका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी छवि कैसे बनेगी, और सबसे बड़ी चीज कि हम महिला सम्मान को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। हम कंप्यूटर के दौर में रह रहे हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर करते हैं, हम व्हाट्सएप पर अब ग्रुप बना के जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लेकिन एक महिला के सम्मान के प्रति हमारी मानसिकता कैसी है, यह भी सड़कों पर उस दिन दिखाई दिया। शमीना शफीक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य हैं। शमीना जी, प्राइम एजेंडा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआती टिप्पणी मैम हम जानना चाहते हैं कि हम वही देश हैं इस घटना के बाद जो अतिथि देवो भव का दंभ भरता है, जिस पर गौरव करता है, और हम इनक्रेडिबल इंडिया हैं, और हम महिलाओं के बारे में जब अपने श्लोकों में या कविताओं में बड़े कसीदे गढ़ते हैं। ये जो घटना हुई ये उन्हीं कसीदों के लिए है मैम? शमीना जी, सबसे पहले तो जो महिला बोल रही थी, मैं उनकी एक बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। पहली बात ये कहना लड़की का या उसका वो जगह है, मुझे लगता है इस मानसिकता से हम सबको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई वायरस किस्म की कोई सामाजिक करते हैं तो कल्प्रिट नहीं होगी। शमीना जी, बहुत माफी के साथ आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, हम दोबारा आपको फोन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम एक बार फिर से स्टूडियो पे चर्चा पर लौटेंगे। सरोज जी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी छवि का क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस घटना ने एक बड़ा दाग हमें दिया है? हमें इस पर हमारी सरकार को या बाकी सामाजिक संगठनों को, खासतौर से कर्नाटक के जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके लोगों को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से ये सोचना तो चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इतने भारतीयों के साथ भी इस तरह के सलूक किया गया है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में होता है या जो यूएस में होता है, जहाँ सिखों पे हमला किया जाता है, या फिर इंग्लैंड में होता है, वहाँ पे जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अपने देश में नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमें अपना अस्तित्व, हमें अपना जो एक छाप हमारी बनी हुई है, गांधी हो, बुद्ध हो या किसी और स्पिरिचुअल लीडर की वजह से, उस छाप पे जिसको कहते हैं धूमिल नहीं होनी चाहिए। अभी तक है कि भारत की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि जो भी आता है हमारे देश में उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसको हम लोग एक अपनापन देते हैं। बिल्कुल ठीक। और यही चीज़ हम यदि खो बैठते हैं तो भारत के प्रति जो रुख बाकी देशों का है उसमें फिर एक सवालिया निशान उठ जाता है। और जो मैं मानती हूँ कि बेंगलुरु जैसे जगह में यदि इस तरह की चीज़ होती है और बार बार होती है और हर एक तबके जो भी आपसे अलग दिखता है उसके साथ होती है और खासकर एक महिला के साथ होती है, तो ये बहुत शर्म की बात है। आपको यदि याद होगा तो बेंगलोर में ऐसा भी हुआ है कि एक लड़की यदि किसी पब में जाती है तो उसके साथ भी बदसलूकी की जाती है कि आप महिला हो, आप क्यों वहाँ जा रहे हो, आप क्यों इस तरह के कपड़े पहन रहे हो। और यदि आपका और मतलब ये बहुत सारे तहें हैं इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है रविवार को। और सबसे शमीना जी, सरोज जी माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। शमीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आवाज पहले से बेहतर होगी। शमीना जी प्लीज अपनी बात पूरी करें मैम, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो। अपनी एक बात शुरू जी, ऐसी महिलाओं के साथ आगे निकलना रहना वहां मुश्किल हो जाएगा। आपको समझाना पड़ेगा कि गलती नहीं होती, जो लड़की है वो विक्टिम है, वो भवा वाली बुक है। बताओ ये शुगन मात्र रहेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे। ऐसी बात निर्भया का जो केस था जिसके साथ इतनी ज्यादा क्रूरता हुई थी, उस केस में आज तक निर्भया के पिता को इंसाफ जस्टिस नहीं मिला है। हमारा जो जस्टिस
सिस्टम है, हमारी जुडिशरी है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कंप्लीटली ये मैसेज कर रहा है जितनी क्रूरता भी कर लोगे अगर, तो आपको सजा नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी तो सालों बाद मिलेगी। तो समाज में कहीं ना कहीं ये तो कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी इसको लेकर चिंता में नहीं है। ये मुद्दे हैं जिनको क्योंकि मीडिया उठा लेती है कि वो 2-4 बातों को किनारा कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, जहां इंडिया हमें यूनाइटेड आउट करना पड़ेगा। शमीना जी, बड़ी माफी के साथ आपकी आवाज अभी भी बहुत साफ नहीं है, बहुत कट कट कर आवाज हम तक पहुंच रही है। शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि वो दूर हो। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार शमीना शफीक जिस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये समाज की मानसिकता का तो सवाल है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं ये हमारे देश में हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति का भी सवाल है। क्यों हमारी सरकारें, क्यों हमारे राजनीतिक दल महिलाओं के साथ जो क्रूरता है, महिला के प्रति जो अपराध हो रहा है, उसको लेकर संवेदनशील नहीं होते। वो अभी उदाहरण दे रही थी कि निर्भया के माता पिता के साथ जो हो रहा है, उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अगर हम अदालती कार्रवाई करते भी हैं तो वो बहुत लंबी हो जाती है। क्या यही सबसे बड़ी जड़ है जिससे कि हमारे समाज को भी एक संकेत नहीं जा रहा है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।